डेविएशन आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा, पिछली क्लासेस में पढ़ा, वहां पर मैंने आपको सिखाया था मीन डेविएशन। ठीक है, समांतर माध्य निकालते थे, उसके बाद x से हम लोग समांतर माध्य को माइनस करते थे, जो वैल्यू आती थी उसको f से मल्टीप्लाई कर देते थे और उसको मॉडिफाई कर देते थे। कुछ ऐसा हमने किया था वहां पे। ठीक है, अब हमने जब इसमें स्टैंडर्ड जोड़ दिया, ठीक है, स्टैंडर्ड जोड़ दिया, इसको कहते हैं मानक। ठीक है, तो उसके अंतर्गत कोई भी वेरिएबल, जैसे मान लीजिए x का स्टैंडर्ड निकालना है, तो आप इसको स्क्वायर कर दोगे, स्क्वायर करोगे और फिर इसको क्या करोगे, रूट निकाल दोगे। तो देखो, स्क्वायर करने के बाद रूट निकालोगे, वही चीज हो जाएगी, लेकिन हमारा जो आंसर होगा वो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस टॉपिक का नाम रखा गया है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आज हम लोग जब आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं वो स्टैंडर्ड डेविएशन पे बात करेंगे, क्योंकि यहां पर मॉडिफाई जब हम dx कर रहे थे तो अगर 3 वैल्यू थी तो उसको हम कन्वर्ट कर दे रहे थे 3 में, -4 वैल्यू थी तो कन्वर्ट कर दे रहे थे 4 में। तो थोड़ा सा ये लॉजिकली कम अच्छा लगा लोगों को, लॉजिकली कम अच्छा लगा कि आखिर हम उसकी निगेटिव वैल्यू को क्यों कन्वर्ट कर दे रहे हैं पॉजिटिव में। आप ही सहमत होगे कि सर ये तो ठीक बात नहीं है, कोई वेरिएबल दैट हैव द निगेटिव वैल्यू दैट हैव द पॉजिटिव वैल्यू, तो उसके वैल्यू के साथ आप क्यों नहीं काम किए हो। ठीक है, अब स्टैंडर्ड में क्या हुआ कि स्टैंडर्ड के अंतर्गत जैसे आप -1 को, ठीक है, -1 को अगर आप स्क्वायर कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, -2 को अगर आप स्क्वायर कर दोगे तो क्या हो जाएगा, आपका +4 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इसमें भी आपका जो माइनस यानी निगेटिव सिंबल रिमूव हो रहा था, तो हमने इसलिए इसको स्क्वायर किया। ठीक है, और बाद में इसको हमने रूट में कन्वर्ट कर लिया, तो हमारे पास जो स्क्वायर किए रूट में कन्वर्ट कर दिए, यानी वही प्रोसेस पे आ गए, बट हमारा जो क्वेश्चन था वो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका था। ठीक है, तो इसलिए इस टॉपिक को इंक्लूड किया गया, और स्टैटिस्टिशियन के बीच में मैं बताऊं बहुत ज्यादा यह टॉपिक पॉपुलर हुआ। और मैंने जितनी भी मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स थी, स्टैटिक्स जहां पे लागू की गई और जहां पे डेटा में विचलन की बात आती है, डेविएशन फ्रॉम द डेविएशन डेटा में निकाला जाता है कि कितना विचलन है, वहां पर एसडी ही कैलकुलेट की जाती है, स्टैंडर्ड डेविएशन ही कैलकुलेट किए गए। ठीक है, तो चलो आज हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन क्यों लगाए ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। अब चलिए, एक हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज है और उस इंडिविजुअल सीरीज का हम लोग डेटा क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। लेकिन इसका फार्मूला क्या होता है, इसको हम लोग एस, कैपिटल एस और डी कहते हैं, या कभी कभी आपका क्या सिंबल हो जाता है, आप स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा से रिप्रेजेंट करने लगते हैं। तो इस तरह जो आपके पास होगा, तो इसको आप लिखोगे कैसे कि √, सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन। तो मैंने क्या कहा कि आपका जो स्क्वायर है अगर उसको रूट निकल में कन्वर्ट कर देंगे तो हमारा जो वैल्यू है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसे हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन की संज्ञा देने लगे। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि अब जब हम कोएफिशिएंट निकालते हैं तो कोएफिशिएंट निकालते वक्त कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन। स्टैंडर्ड डेविएशन की जो वैल्यू आएगी उसको मीन से आप डिवाइड कर दोगे तो आपको कोएफिशिएंट की वैल्यू निकल करके आ जाएगी। तो इस तरह हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो इसको 1893 में इस मेथड को कार्ल पियर्सन ने चालू किया था। ये पॉइंट आप याद रखिएगा, ये जो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम जब आप दोगे टीजीटी पीजीटी तो वहां पूछ लिया जाता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन किसने इसको रखा था, तो आप डायरेक्ट वहां बता देना कि कार्ल पियर्सन मेथड है, 1893 में इसको स्टार्ट किया गया था। तो चलिए, हम एक क्वेश्चन है और क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट किया जाता है, और उसके बाद भी हम तीनों प्रकार की सीरीज को टेस्ट करेंगे, चेक करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेशन के लिए। तो सबसे पहले मेरे पास एक क्वेश्चन है कि एक सप्ताह में, ठीक है,
एक सप्ताह में लोगों को मजदूरी दी गई है, ठीक है। तो पहले सप्ताह में जो मजदूरी थी, फर्स्ट वीक में जो पहले सप्ताह में मजदूरी थी, अर्निंग थी एक्स, वो कितनी थी 54। दूसरे सप्ताह में अर्निंग 62। तीसरे सप्ताह में किसी मजदूर की अर्निंग 63। अगले सप्ताह में 65। अगले सप्ताह में आपके पास 68। अगले सप्ताह में मजदूरी जो थी वो 78 आपके पास अगले सप्ताह में 7 में 73। अगले सप्ताह में आपकी जो मजदूरी थी 78। अगले सप्ताह में आपकी जो मजदूरी थी वो 82। अगले सप्ताह में आपकी जो मजदूरी थी वो आपकी थी 84। ठीक है, एक मजदूर की हर सप्ताह की मजदूरी को यहां पे रखा गया, ठीक है। तो कह रहे हैं कि जो मजदूरी में विचलन हुआ, विचलन का मतलब होता है चेंजेज, ठीक है। आपकी पढ़ाई में भी विचलन होता है। कभी आप कहते हो सर इस महीने बढ़िया पढ़ाई हुई, दूसरे महीने बहुत ज्यादा विचलन था, एवरेज 10 घंटों से आप घट के 3 घंटे आ गए थे, फिर किसी महीने आप 18 घंटे जा रहे हो। एक स्टूडेंट, याद रखना, सफल वही होता है जिसमें विचलन का मान सबसे कम होता है। आई एम जस्ट रिपीटिंग, एक स्टूडेंट में या एक डेटा सबसे विश्वसनीय वही होता है। इसको रिलायबिलिटी टेस्ट हम लोग रिसर्च में पीएचडी में बच्चों को पढ़ाते हैं कि आपके डेटा में विचलन का मान यदि कम है तो आपका डेटा बहुत रिलायबल है और आपकी थीसिस बहुत अच्छी आएगी। लेकिन अगर एक डेटा में विचलन का मान, एसडी का मान, स्टैंडर्ड डेविएशन का मान बहुत ज्यादा है, यानी आपके सिग्मा का मान बहुत ज्यादा है, तो आपका डेटा बहुत अस्थिर है, हम नहीं कह सकते क्या होगा। सपोज दैट एक बल्लेबाज है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, सचिन तेंदुलकर, उसने एक मैच में 100 रन बनाया, दूसरे मैच में 90 पहले मैच में उसने 91 रन बनाया, दूसरे मैच में 90 बनाया, तीसरे मैच में 80 बनाया, चौथे मैच में 99 बनाया, ठीक है। एक है हमारे पास बल्लेबाज, मान लो केएल राहुल। मैं देखो, मैं ज्यादा क्रिकेट नहीं देखता हूं, मैं अनुमान बता रहा हूं, अब डेटा को चैलेंज मत करना। उसने पहले मैच में 148 रन बनाया केएल राहुल ने, दूसरे मैच में 2 रन पे आउट, तीसरे मैच पे आपका 10 रन बनाया, चौथे मैच में 80 रन बताया। बताइए एक टीम में किसको हम सेलेक्ट करेंगे? कोई एक बताए जो बहुत अच्छा, आप लोग बहुत क्रिकेट खेलते हो ना। जी सर, सचिन को। क्यों? सर सच केएल राहुल ऐसे खेलता ही है। नहीं, ऐसे खेलता वो अलग बात है, आप कैसे, जी क्योंकि सर। आप जज हो, आपको टीम रखना, आप स्ट्रेटिशियन हो, और याद रखना जब किसी क्रिकेटर को रखा जाता तो उसका रणजी का पूरा स्कोर देखा जाता है। तो क्यों केएल राहुल को आप न रख करके सचिन सचिन अगर मैं कह दूं कि नहीं, शतक बताने वाले को रखा जाए, तब सचिन तो बाहर हो जाएंगे। सचिन हर एक मैच में मारे हैं सर, हाँ इसमें हाँ, आपके अनुसार। आपने सही सर कहा। क्योंकि सर सचिन का औसत सही है। औसत सही है, औसत नहीं, सचिन के स्कोर में विचलन का सर मात्रा। विचलन। विचलन का मतलब होता है स्थिर उसकी पारी नहीं है, विचलन का मान इसका, आप इसका याद रखिए, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालिएगा, केएल राहुल का निकालिएगा, देखिएगा केएल राहुल का स्टैंडर्ड डेविएशन का मान ज्यादा होगा और सचिन के स्टैंडर्ड डेविएशन का मान कम होगा। यानी सचिन की पारी विश्वसनीयता रखी है कि ये रहेगा तो निश्चित रूप से विचलन का मान कम है, निश्चित रूप से हमारी टीम में इतना योगदान देगा जो ये डेटा का आपके एवरेज के आसपास है, ठीक है। अब इसका एवरेज निकालोगे, फिर विचलन निकालोगे। सपोज दैट इसका एवरेज निकल करके कितना आएगा, कोई बता देगा मुझे थोड़ा सा जल्दी से? एवरेज सब चारों को जोड़कर 4 से डिवाइड करिए थोड़ा। मैं आपको क्यों विचलन पढ़ाया जाता है ये समझा रहा हूं आज। 90। 90, ओके, वेरी गुड। ये 90 स्कोर है, बहुत खींच के इसके विचलन का मान 5 रन होगा। यानी अगर ये अगली पारी में जाएगा तो हो सकता है ये 85 हो जाए, लेकिन 85 से कभी इसका नीचे रिकॉर्ड नहीं गया है, और हो सकता है 95 हो जाए। तो ये विचलन का मान है, लेकिन केएल राहुल का एवरेज कोई बता देगा कितना होगा? चारों को जोड़ के 4 से डिवाइड करिएगा। 240। नहीं, तो एवरेज एवरेज बताइए।
4 से डिवाइड करिए 240 को, 60 60 का 60 का, 285। हाँ 60 सर 60, ठीक है। 60 में इसके जो सिग्मा का मान होगा देखिएगा 15 या 20 होगा या 25 भी हो सकता है। यानी अगर 60 में 25 माइनस कर दोगे तो ये 30 रन में भी जा सकता है और ये 100 रन या 90 रन भी मान सकता है। तो जिसमें विचलन का मान ज्यादा होता है उसकी विश्वसनीयता टीम में कम होती है, इसलिए उस पर तो याद रखना सिलेक्शन कौन करता है, स्टैटिस्टिशियन एक बैठाया जाएगा जो पिछले मैचों के आंकड़ों के आधार पर उसकी विचलन को देखता है, ठीक है। अब क्या होता है कि यहां पर भी आपको वही विचलन देखना कि एवरेज जो उसकी मजदूरी थी उससे विचलन क्या था, ठीक है। एक परिवार चलाने वाले एक व्यक्ति के लिए जितना विचलन होता है उतना अस्थिरता बहुत ज्यादा होती है। तो इसके लिए हमको करना क्या होगा, विचलन कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मीन निकालना होगा, समांतर माध्य निकालना होगा। समांतर माध्य निकालने के लिए इस सब डेटा को जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद आपको हो जाएगा सिग्मा एक्स और इसको जोड़ने के बाद आ जाएगा 700। कितने 10 वीक का है तो n इक्वल टू 10 वीक है, तो आप क्या कहोगे कि समांतर माध्य हो जाएगा सिग्मा एक्स अपॉन एन दैट इज 700 अपॉन 10 दैट इज 70। तो 70 समांतर माध्य है। अब क्या करेंगे, डेविएशन निकालिए। डेविएशन यानी समांतर माध्य से, डेविएशन बताता है कि समांतर माध्य से जो मूल डेटा है उसमें अंतर क्या है, तो x माइनस एक्स बार, ये आपका विचलन निकालेगा। तो विचलन क्या है, यहां पे x बार की जगह आप 70 भी रख सकते हो, तो सबसे 70 घटाइए तो 54 माइनस 70, ठीक है। तो इट विल बी हो जाएगा -16। फिर इसके बाद 62 माइनस 70, इसका मान जो हो जाएगा -8 हो जाएगा। फिर इसके बाद आपके पास है 63 माइनस 70, तो ये आपका -7 हो जाता है। इसी प्रकार आपका 65 माइनस 70, इसका मान जो आपका हो जाता है -5 हो जाता है। इसी प्रकार 68 माइनस 70, इसका मान जो आपके पास हो जाता है -2 हो जाता है। इसके बाद क्या होता है 71 माइनस 70, इसका मान 1 हो जाता है। 73 माइनस 70 आपका 3 हो जाएगा। 78 माइनस 70, इसका मान सर तो माइनस लगेगा, कहाँ पे, हाँ क्यों नहीं मतलब लगेगा ऊपर भाई, बता रहे हैं। हाँ क्यों माइनस क्यों नहीं लगे, क्या प्रॉब्लम क्या माइनस से। 82 माइनस 70 12, ठीक है। और 84 माइनस 70 आपके पास हो जाएगा 14। अब देखिए आधा डेटा आपका माइनस युक्त है और आधा डेटा आपका प्लस युक्त है। मानक विचलन ने कहा अब इस माइनस को कैसे एक किया जाए, उन्होंने कहा इस डेटा को स्क्वायर कर दो। इस डेटा को उन्होंने स्क्वायर करने की बात कही, तो dx बार स्क्वायर कर दो। तो ये जब डेटा आप स्क्वायर कर दोगे तो ये माइनस वाली प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगी। तो जब माइनस आप इसको स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 256, आपका 64 49 25 04, आपके पास 1 9 64, आपके पास 144 196, ये आपका स्क्वायर हो गया। अब देखिए इस डेटा को आप क्या कर सकते हैं, इस डेटा को आप ऐड कर लीजिए। तो जब इस डेटा को आप ऐड कर लेंगे तो अब आपको ऐड करने के बाद क्या हो जाएगा, ये डेटा ये आपका हो जाएगा सिग्मा dx स्क्वायर। तो ये आपका डेटा जब ऐड करेंगे तो 812 आ जाएगा, ठीक है। 812 डेटा आ जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, निकालते हैं मानक विचलन। तो मानक विचलन कैसे निकलेगा, तो मानक विचलन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि आपके पास मानक विचलन इज इक्वल टू अंडर रूट, यहां पे ये स्क्वायर किए हैं तो ये स्क्वायर का मान है, तो 812 बटे आपके पास n का मान कितना है आपका 10 है, तो इसका ये जो स्क्वायर वैल्यू है इसलिए इसको रूट भी निकालना है। तो आपके पास हो जाएगा अंडर रूट 81.2। अब इसका आप रूट निकालिएगा तो 9.01, यानी इसकी जो मजदूरी में औसत से विचलन है, औसत कितनी मजदूरी थी 70 रुपए और विचलन का मान कितना है 9 रुपए। या तो ये 9 रुपए ज्यादा पा जाता है किसी सप्ताह या कम पा जाता है, यानी इसकी मिनिमम मजदूरी 61 और मैक्सिमम मजदूरी इसकी 79 तक गई है। तो विचलन का मान जब एक मजदूर के परिवार में ज्यादा होता है
तो उसके लिए परिवार चलाना संभव कम हो पाता, अर्थात परिवार में मुसीबतें ज्यादा हो जाती हैं। ठीक है, किसी महीने तो त्योहार मनाने के लिए पैसे होते हैं, किसी महीने त्योहार मनाने के लिए पैसे नहीं होते हैं। तो भारत में जितने भी परिवार पाए गए उसमें कोई महीना तो बहुत ज्यादा इनकम पा गए, खेत का गेहूं बेचे अच्छा पैसा पा गए, आलू बेचे अच्छा पा गए, सरसों बेचे अच्छा पा गए, लेकिन किसी महीने उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि उस महीने वो परिवार का खर्चा चला पाए। तो प्रॉब्लम ये है भारत के पास। इसलिए इस प्रॉब्लम को अगर मैं कह दूं कि एवरेज मीन का मान ज्यादा है एक परिवार सपोज दैट एक परिवार की औसत इनकम 100 रुपए है और उसके विचलन का मात्र मान 4 है। दूसरा एक परिवार है, ये मैंने x बार का मान बताया, ये आपका ये दूसरा परिवार है जिसकी जो आपकी एवरेज इनकम है, मीन इनकम है, वो 120 रुपए है, लेकिन उसके विचलन का मान 30 है। तो आप क्या कहोगे, ये परिवार ज्यादा खुशहाल होगा। ठीक है, खुशहाल होगा, ये सारी चीजें प्रॉपर कर पाएगा, लेकिन इस परिवार में कभी इनकम बढ़ जा रही, कभी बिल्कुल जीरो हो जा रही है। तो इस परिवार के लिए मुसीबतें आ रही। क्यों? ये हमको यहां से अगर मैं डेटा देखूं तो आप यहां से डेटा देखने के बाद कहोगे ये वाला परिवार तो बड़ा खुश नसीब है सर, 120 रुपए है। नहीं, इसके विचलन का मान ज्यादा है, और जब विचलन का मान ज्यादा होगा तो इसकी स्थिरता कम हो जाएगी। स्थिरता कम हो जाना, इसके लिए प्रॉब्लम आ जाती है। किसी महीने तो इसके लिए बहुत अच्छा है, बहुत इनकम जनरेट किया, लेकिन किसी महीने क्या हुआ, बिल्कुल इनकम नहीं है। तो जब विचलन का मान ज्यादा हो जाता तो डेटा में विश्वसनीयता की कमी होती है। इफ द स्टैंडर्ड डेविएशन वैल्यू इज हाई देन द रिलायबिलिटी ऑफ द डेटा इज वेरी लो। उस डेटा की विश्वसनीयता बहुत कम हो जाती है और वहां पर अस्थिरता दिखाई पड़ती है, अनस्टेबिलिटी दिखाई पड़ती है। ठीक है, चाहे वो गाड़ी का एवरेज ले लो। ठीक है, अगर किसी गाड़ी का एवरेज लगातार थोड़ा बहुत चेंज हो रहा, उसके मानक विचलन का मान कम है, आप कहोगे गाड़ी बहुत अच्छी है। बट कोई गाड़ी में विचलन का मान कभी वो 80 का एवरेज दे रही, कभी 40 का दे रही है, महारथी गाड़ी है, कभी भी वो धोखा दे सकती है आपको। ठीक है, तो ये विचलन का मान बहुत इंपॉर्टेंट होता था। पहले जो स्टैटिस्टिशियन थे वो एवरेज मान से बड़ा खुश हो जाते थे, लेकिन जो रियल स्टैटिस्टिशियन था वो कह रहा था मुझे एवरेज स्कोर मत दिखाओ, मुझे विचलन का मान दिखाओ, मैं वहां से बताऊंगा कि ये बैट्समैन अच्छा है या बुरा है। किसी मैच में अगर वो 210 मार दिया तो अब तो ताली बजा दोगे, न्यूज़पेपर पूरा पट जाएगा। फिर 5 मैच में वो 0 बोल्ड होगा, लोड होते रहो। भले एक बल्लेबाज है वो 90 रन बना रहा, 80 रन बना रहा, शतक नहीं बना पाया पूरे साल, लेकिन उसके विचलन का मान बहुत कम है, मतलब कि वो आपकी टीम के लिए बहुत विश्वसनीय है, उसके रहते प्रॉब्लम नहीं आएगी, भले वो 210 रन कभी नहीं बना पाया लाइफ में। तो डेटा आप एवरेज पे एनालिसिस नहीं करोगे। न्यूज़पेपर आपका क्या करता है, हाई फाई डेटा दे देता है, बाप रे 300 रन बना दिया, विश्व का चमत्कारी बल्लेबाज पैदा हो गया है, ऐसा बल्लेबाज दुनिया में कभी नहीं आएगा। अगले 5 मैचों में चुप, न्यूज़पेपर वाले लो, सब में 0 चला गया। लेकिन जो बल्लेबाज एवरेज रन बनाता और विचलन का मान, अगर वही न्यूज़पेपर वाले अगर मानक विचलन से निकालने लगे, अपनी रिपोर्टिंग करने लगे, देखिए कितना बढ़िया न्यूज निकलेगी, कि विश्वसनीयता कितनी ज्यादा उस पर। ठीक है, उस मैच को आप मत देखिएगा जो सिविल सर्विस निकालते होंगे उनका विचलन का मान, जिस एग्जाम में बैठे होंगे सारे एग्जाम क्वालिफाई कर जाते हैं वो। और मैंने देखा है कि 90% जो आईएएस होते हैं वो पिछले किसी जॉब में सिलेक्ट होते हैं ऑलरेडी, कहीं ना कहीं वो टॉपर बने रहते हैं यूनिवर्सिटी में या आपका हाई स्कूल इंटर, उसका देखिएगा। ठीक है, तो विचलन का मान उनके लाइफ में बहुत कम होता है। तो ये इसलिए स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि वाई वी आर कैलकुलेटिंग द स्टैंडर्ड डेविएशन वैल्यू। ठीक है, एवरी वैल्यू ऑफ द मीन इज नॉट डिटरमाइन द रियलिस्टिक कंडीशन ऑफ द एनी स्कोर। किसी भी स्कोर की रियल कंडीशन को आप एवरेज से नहीं मेजरमेंट कर सकते हो जब तक कि उसके विचलन का मान आप नहीं देखोगे। चलो, तो ये मैंने आपके साथ किया। अब मैंने क्या होता है, मेरे पास मैं विच्छिन्न श्रेणी का क्वेश्चन ले रहा हूं और उस विच्छिन्न श्रेणी की क्वेश्चन के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, देखते हैं कैसे उसको कैलकुलेट करेंगे।
तो इसको एक और तरीके से निकाला जाता है और उसको हम कहते हैं शॉर्ट मेथड कहते हैं। तो शॉर्ट मेथड से एक क्वेश्चन एक मैं साधारण श्रेणी का कैलकुलेट कर लेता हूं कि एक फर्म में जो मजदूर है उनकी इनकम दी गई है। इनकम है 145, 148, 150, 154, 155, 155, 156, 156, 159 और 160, ये इनकम है। ठीक है, अब इसमें मानक विचलन का मान निकालना है। आपका इंडिविजुअल सीरीज है, इसके मानक विचलन का स्टैंडर्ड डेविएशन का मान निकालना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, मीन निकालते हैं। मीन निकालने में इनको सबको जोड़ लेते हैं। जोड़ने के बाद आपको सिग्मा एक्स का मान कितना आ जाता है, 1540। कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एन का मान आपका है 10। एन का मान 10 है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका जो आपका वो निकलेगा आपका समांतर माध्य निकलेगा। तो माध्य आप निकालोगे तो x इक्वल टू 1540/10, तो 154 समांतर माध्य आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, समांतर माध्य को सबसे माइनस कर देते हैं तो डेविएशन निकल आएगा। तो dx बराबर x माइनस 54, सॉरी 154। ठीक है, सबसे 154 माइनस कर देते हैं। तो जब 154 माइनस मैं करता जाता हूं तो आपका 145 माइनस 154 हो जाएगा, तो -10 यहाँ पे हो जाएगा। फिर -7 हो जाएगा, आपका माइनस आपका 4 हो जाएगा, सॉरी 100, सर ऊपर -9 होगा। -9 एक मिनट, वही वही मैं चेक कर रहा हूँ, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है ना। तो ये आपका -9 हो जाएगा। ये आप नीचे बताते जाइए फटाफट, मत करता जाऊं। -6, -4, आपका यहाँ पर हो जाएगा 0, यहाँ पर हो जाएगा 1, यहाँ पर हो जाएगा 1, यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 5 और यहाँ पर आपका हो जाएगा 6। ठीक है, तो ये अब आप क्या करोगे, इसकी वैल्यू भी कैलकुलेट कर लोगे, सिग्मा dx की। अब सिग्मा dx की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाएगी, माइनस एक तरफ कैलकुलेट कर लो, प्लस एक तरफ कैलकुलेट कर लो। ठीक है, दोनों को माइनस कर देते हैं। तो इसमें इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, 9 6 15, 15 15 4 19। तो सर -2 5 की जगह 4 होगा सर। किसका, कितना, 5 की जगह 4 होगा। 5 की जगह 4 होगा, ये यहाँ पे यस सर। 5 की जगह 4 होगा। -3 सर आएगा सर। 5 सही तो था। नहीं जैसे 5 आएगा सर। हाँ, तो वही तो मैंने लिखा था। नहीं सर, सही है सर, सही है, डाउट। हाँ, चलो अब इसको जोड़ो, 1 2 4, 4 2 6, 6 6 12, 12 5 17, 17। तो ये हो जाएगा -2। ठीक है, -2 आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो dx स्क्वायर कर देंगे तो आपका 9 9 81 हो जाएगा, आपका हो जाएगा 6 6 36 हो जाएगा। अब 4 4 16 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 5 2 5 5 जा 25, 6 6 जा 36। इसको थोड़ा जोड़ दो, कितना होगा, सिग्मा dx स्क्वायर। इसका जोड़िएगा, बताइए कितना आ रहा है। तो सर नीचे वाला 67 आएगा सर। हाँ, नीचे कहाँ पर, ये 67, ये 67 ना। सर नहीं सर, प्लस वाला आ रहा है सिर्फ। प्लस वाला कहाँ पे इसमें, ये आप क्या कह रहे हो, नहीं मुझे समझ में आया जी। सब तो प्लस वाले सॉरी हैं सर, इसमें, गलती हो गई तो। इसमें तो सब प्लस वाले ही हैं। सर 204 होगा। 204। ठीक है, तो 204 हमारे पास आ जाता है। अब हमारे पास एक फार्मूला होता है, इसको हम लोग शॉर्टकट मेथड कहते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट। ठीक है, सिग्मा डी स्क्वायर एक्स अपॉन एन माइनस आपके पास हो जाएगा सिग्मा डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। ये फार्मूला आपका हो जाता है।
अब ध्यान से देखना, इसमें डी स्क्वायर एक्स यानी ये वाली वैल्यू रखनी है, और इसमें सिग्मा डी एक्स का मतलब होता है इसका जोड़ रखना है। ये कंफ्यूजन मत जनरेट करना। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू, यहाँ पे रखते हैं वैल्यू, तो कितना हो जाएगा 204 बटे एन, एन का मान कितना है 10, माइनस यहां पर आपके पास वैल्यू हो जाएगी -2 बटे 10। अब इसको आप सॉल्व कर लोगे तो सॉल्व करने के बाद ये हो जाएगा 20.4 ये माइनस माइनस आपका कितना हो जाएगा 0.2, और ये प्लस हो जाएगा तो 0.2 आपका हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा अंडर रूट। सर उस स्क्वायर लगा है, देखिए एक बार। कहाँ पे क्या लगा है? फार्मूला हाँ स्क्वायर हाँ, लगा सॉरी है ना, सॉरी, स्क्वायर। स्क्वायर, हाँ स्क्वायर लगा, ओके ठीक, वेरी गुड। तो ये आपका हो जाएगा 4/100 ना, 4/100 यस सर। हो, ओके। तो अब इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना ले लेंगे, इसका एलसीएम 100 ले लेते हैं, तो आपका पास क्या हो जाएगा, या तो 100 एलसीएम ले लेते हैं, या तो एक काम करते हैं इसी को यहीं पे कन्वर्ट कर देते हैं। तो कन्वर्ट कर देने वाला मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो 20.4, अब आपके पास हो जाएगा माइनस माइनस, सर वो आप जी, बोलो क्या हुआ? नहीं नहीं वहीं पे माइनस सही हो हाँ गया। माइनस हो गया। अब आपके पास क्या हो जाता है, ये वैल्यूज आ गई, 0.12, ठीक है, नहीं एक ये पॉइंट लगेगा, ये ऐसे करके, ठीक है। अब इसको माइनस कर दोगे, माइनस करने के बाद रूट निकाल दोगे, रूट निकालने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो मानक विचलन का लगभग 4.8 आएगा, ठीक है, 4.8 के अप्रॉक्सीमेट आएगा। तो इस तरह आपको एग्जाम में जो विचलन का मान निकालना होगा, और विचलन ये बताता है कि जो मीन वैल्यू है उस मीन वैल्यू से डेटा में रेंज कितना है, परिवर्तन कितना, इससे या तो ये डेटा मीन वैल्यू से इतना ऊपर जा सकता है या तो इतना नीचे आ सकता है। और स्टैटिस्टिशियन कहते हैं कि जितना मीन आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का मान कम होगा आपका डेटा उतना अच्छा होगा, ठीक है। चलो एक हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, इसका क्या कहते हैं। सर ये जो फार्मूला आप बनाया है ये नहीं समझा है। ये फार्मूला मैंने नहीं बनाया है, इन्होंने बनाया है, ये कार्ल पियर्सन जी इन्होंने बनाया है। ये हम तो पढ़ा रहे हैं इनके फार्मूले को, हम बनाते नहीं फार्मूला। इन्होंने बताया कि इन्होंने कहा कि आप सिग्मा डी स्क्वायर एक्स अपॉन एन करके माइनस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर करके इसका पूरे का अंडर रूट निकाल लीजिए, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर का आप यूज कर रहे हो और यहाँ पर भी स्क्वायर का यूज कर रहे हो, तो इस स्क्वायर को आप अंडर रूट करना पड़ेगा, आपको अंडर रूट की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। सर हाँ बताइएगा। सर इससे पहले वाले जो प्रश्न बनाए और ये बनाए थे इसमें दोनों में अलग अलग फॉर्मूला है, इसमें क्या अंतर है? एक लॉन्ग मेथड है, एक शॉर्ट मेथड है। ये शॉर्ट मेथड के नाम से जाना जाता है, ये लॉन्ग मेथड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगर आपको पसंद है तो आप डायरेक्ट इसको कर सकते हो, लेकिन इसमें क्या होता है कि डेटा का मान बहुत बड़े बड़े आ जाते हैं, ठीक है, जिससे रूट रूट निकालना कई बार बड़ी मुश्किल हो जाती है, ठीक है। लोगों को ये याद रखने में बड़ा आसानी होती है डायरेक्ट मेथड वाला, ये आपका शॉर्टकट मेथड है, ठीक है। तो शॉर्टकट मेथड का ही प्रयोग आप ज़्यादा करिएगा, इसलिए ना कि कभी कभी डेटा का साइज बहुत बड़ा हो जाता है तो गुणा भाग करना आपके लिए मुसीबत हो जाती है। तो यहाँ पर इस डेटा का भी हम प्रयोग करने लगते हैं, डी एक्स की जो प्लस वैल्यू है और माइनस वैल्यू है इसका भी यूज करते हैं, जबकि इस वाले फार्मूले में आप इस डेटा का प्रयोग नहीं करते हो, आप देखिएगा डायरेक्ट इसी डेटा का प्रयोग करते हो, ठीक है। इसलिए एक डायरेक्ट मेथड है और एक आपका इनडायरेक्ट मेथड है, और हमने उसके आधार पर काम किया है। चलिए विच्छिन्न श्रेणी के साथ देखते हैं। x और f गिवन है, 5, 2, आपके पास 10 नंबर, आपके हैं 7, आपके हैं 15 नंबर, आपका है 11, आपका है 20 नंबर, आपका है 15, आपका है 25 नंबर, आपका है 10, आपका है 30 नंबर, आपका है 4,
आपका है 35 नंबर और आपका है 1। ठीक है, इस सीरीज का आपको क्या निकालना है, इसका सीरीज का निकालना है आपको मानक विचलन। ठीक है, तो मानक विचलन कैसे निकाला जाएगा, तो इस पर हम लोग बात करते हैं। तो मानक विचलन निकालने के लिए आपका तरीका वही हो सकता है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक सीरीज बना लीजिए f इंटू एक्स की। ठीक है, और उसके आधार पर आप क्या कर सकते हो कि आप समांतर माध्य प्राप्त कर लोगे। फिर समांतर माध्य प्राप्त करने के बाद फिर हम अग्रिम प्रोसेस ये करेंगे कि डेविएशन निकाल लेंगे और उस डेविएशन के आधार पे काम कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो इसको हम लोग निकालते हैं। f इंटू एक्स की टेबल जनरेट करते हैं तो 5 दूनी 10 हो जाता है, आपका 70 हो जाता है, आपका ये कितना हो जाएगा बताइएगा? सर 165। 165। हाँ बताते जाओ थोड़ा सा। 165 ये नीचे सर 165, 300, 300, 300 फिर 250, 250, 200 120, 120, रुको 35। और 35 जोड़ो कितना हुआ, सिग्मा एफ इंटू एक्स जोड़ो कितना हुआ, सर 950। 950। ठीक है, और एफ का मान, सिग्मा एफ का पचास होगा सर। 50, 50। ओके, जी 50 हो। समांतर माध्य का मान एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ इंटू एक्स अपॉन एन। 950 बटे 50 कितना आएगा बताओ? 19। 19 ना। चलो अब ये 19 आया, समांतर माध्य आया। ठीक है, अब इस समांतर माध्य को, ठीक है, इस समांतर माध्य को याद रखना। अब 19 करना थोड़ा सा, मैं आपको एक यहाँ ट्रिक सिखा देता हूं। ठीक है, इस सीरीज में देखना कहीं 19 है, नहीं है, नहीं है ना। इसके नियर कौन सा नंबर है? 20। इसके नियर कौन सा नंबर है? 20। तो आप एज्यूम जो मीन है इसको ले लिया करिए, आपको चीजें और क्लियर रहेंगी, क्योंकि एक नंबर आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 19 के नियर जो आपका नंबर हो एक्स सीरीज में, उस नंबर को आप एज अ मीन बिहेव करिएगा, और इसको हम लोग एज्यूम मीन कहते हैं, माना हुआ मीन कहते हैं। अब क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स बार की टेबल जनरेट करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 में से आप 20 माइनस करोगे, किसी का माइक ऑन है, तो हो जाएगा आपका अनूप माइनस, माइक ऑफ करो। हाँ आपका -10, आपका -5, आपका 0, आपका हो जाएगा 5, आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा 10, थोड़ा देखिएगा इसको 20 में। ठीक है, 5 और आपका, ठीक है, ये आपका 10, ये आपका हो जाएगा 20 और ये आपका हो जाएगा 20, 10 आपका 5, 10 और ये हो जाएगा 15, सॉरी ये आपका 15 हो जाएगा। ये आपका सीरीज बन जाती है। ठीक है, ये सीरीज जब बन जाती है तो इस सीरीज को जब आप कैलकुलेट करते हो, जोड़ते हो, ये आपकी डी एक्स सीरीज कहलाती है। तो डी एक्स सीरीज क्या होती है, सिग्मा डी एक्स आपका यहाँ 0 आ जाएगा, क्योंकि जितने आपके पॉजिटिव नंबर है उतने आपके निगेटिव नंबर हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, इसका हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं और एफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो डी एक्स स्क्वायर कर दो, तो इसका स्क्वायर हम करेंगे तो 15 का स्क्वायर करेंगे 225 हो जाएगा। ठीक है, 10 का आपका हो जाएगा 100, 25, 0, 25, 100, 225। ठीक है, और इसमें अब f का मल्टीप्लाई कर दोगे तो f इंटू डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो 225 कितना हो जाएगा आपका 450, ये आपका हो जाएगा 700। ठीक है, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई 100 के साथ हुआ, अब 11 का मल्टीप्लाई 25 के साथ होगा तो आपका हो जाएगा 275 हो जाएगा। 15 का मल्टीप्लिकेशन आपका किसके साथ हुआ, 0 के साथ हो जाएगा, तो 0
आपका 10 का मल्टीप्लिकेशन 25 के साथ हुआ तो 250, आपका 4 का मल्टीप्लिकेशन 400, आपका ये हो जाएगा 225। तो इसको हम ऐड कर देते हैं, तो सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर। अब इसको हम जब जोड़ लेते हैं तो जोड़ने के बाद मुझे क्या निकल जाता है, 2300 निकल के आ जाता है। अब हम लोग फार्मूले में रखते हैं जब, तो फार्मूला मेरा होता है स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। ये फार्मूला हो जाता है। तो एफ डी एक्स स्क्वायर कौन सा है, आपका एफ डी एक्स स्क्वायर ये वैल्यू है, 2300 वाली वैल्यू है। तो 2300 बटे एन का मान कितना है, आपका 50 है, अंडर रूट करके माइनस एफ डी एक्स स्क्वायर, तो इसमें जीरो, क्योंकि ये वैल्यू आपकी जीरो थी, कौन सी, एफ डी एक्स की वैल्यू, सिग्मा सॉरी डी जीरो नहीं थी, एफ डी एक्स। आपको एफ डी एक्स की वैल्यू, आपकी एफ डी एक्स की वैल्यू टेबल बनी ही नहीं, इसको बनानी पड़ेगी टेबल, यहाँ पे जनरेट नहीं मैंने किया ना, यहाँ पर एफ इंटू डी एक्स की भी टेबल बनेगी। तो 15 दूनी 30, तो -30, आपका ये हो जाएगा 10 70, तो -70, आपका -55, ये आपका 0, ये आपका हो जाएगा 50, ये आपका हो जाएगा 40, ये हो जाएगा आपका 15 कम 15। ठीक है, तो इसमें प्लस को एक तरफ आप जोड़ दोगे और माइनस को एक तरफ जोड़ोगे, तो जब प्लस और माइनस को एक तरफ करोगे तो सिग्मा एफ डी एक्स की टेबल जनरेट हो जाएगी। तो अब आपके पास क्या हो जाएगा, या इसको हम जब एफ डी एक्स की टेबल को कैलकुलेट करते हैं तो मुझे -50 मिल जाता है। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे, प्लस को एक तरफ करोगे, माइनस एक तरफ करोगे, तो यहाँ पर आपके पास -50 अपॉन 50 हो जाएगा और ये स्क्वायर में आ जाएगा। अगर अब आप इसको कैलकुलेट कर लोगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, आपका -1 हो जाएगा, -1 का आप स्क्वायर करोगे 1 ही आएगा, ठीक है, तो 1 आएगा। तो ये जो आपके पास यहाँ पे 5 चौको 20 और 5 छक्का 30, 0.6 का 30, -1 हो जाएगा, तो आपके पास हो जाएगा अंडर रूट 3.6, और 3.6 का जब आप वो करो, नहीं कितना आएगा, इसको थोड़ा सा देखो, 25 55 25 25 कट जाएगा तो 1 आएगा, ये आपका हो जाएगा, सॉरी 230 है ना, 46 आएगा, ये 46 हो जाएगा, 46 में आपका 1 माइनस होगा तो आपका हो जाएगा 45। 45 का जब आप रूट निकालोगे तो आपके पास हो जाएगा 6.70। तो ये आपके मानक विचलन का मान होगा, दैट इज द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इस सर तरह, वहाँ पर माइनस में होगा, प्लस होगा सर। कहाँ पर, कहाँ पर बोलो, सही है सर, सही है, सही है। क्या हुआ जी, कंफ्यूज सब लोग। नहीं सर, सही आ गया समझ में सर। हाँ, ठीक है, तो ये क्वेश्चंस को आपको आज सॉल्व करना है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आप ना, मैं देखो बुक में अभी भेज दूंगा, तो इस तरह करके क्वेश्चन आपको सॉल्व करोगे। तो स्टैंडर्ड डेविएशन से आपने देखा होगा कि एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो वो क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह का एक क्वेश्चन जरूर आएगा, उनको सॉल्व करिएगा। आ जाएगा सभी को, यस सर। एक बार ट्राई करोगे यस इसे? सर। यस सर। हाँ, लॉन्ग क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता बहुत डिफिकल्ट होगा, आ जाएगा इजीली।